नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। कई दौर की गहन चर्चा के बाद मंत्री समूह ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल को मंजूरी दे दी है। मंत्री समूह के अध्यक्ष और कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि इस विधेयक से जुड़े उन प्रावधानों पर सहमति बना ली गई है जिन पर विवाद था। जानकारी के अनुसार अब भूमि अधिग्रहण के लिए उस इलाके के कम से कम 2/3 किसानों की रजामंदी का प्रस्ताव है। इससे पहले प्रस्तावित बिल में कम से कम 80% किसानों की रजामंदी के प्रस्ताव की बात की गई थी। इस प्रावधान के अलावा भी इस बिल के कई प्रावधानों पर विवाद रहा है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हर्षमंदर साहब जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिति सेन सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सुधीर पंवार, किसान जागृति मंच से हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फाइनली कई दौर की बातचीत के बाद, चर्चा के बाद अप्रूवल दे दिया है प्रस्तावित जो बिल है लैंड एक्विजिशन का। उसमें पहले ओरिजिनल जो बिल था उसमें ये कहा गया था कि 80% किसानों की सहमति होनी चाहिए, किसान सभा की माफ कीजिएगा ग्राम सभा की सहमति भी होनी चाहिए। इस प्रावधान को किस तरह से देखते हैं जो एक तरह से अमेंडमेंट किया है जीओएम ने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पहले बिल ड्राफ्ट किया गया था तो उसमें हर्षमंदर जी भी थे, एनसी सक्सेना थे और भी लोगों से बातचीत की गई थी। आखिर जो सारा खेल है वो रियल एस्टेट कंपनीज का है और उसमें ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट है जी। अगर हम बारीकी से देखें तो कोई चैरिटी वर्क तो कर नहीं रहे हैं। यदि देश के लिए जरूरत है, देश के विकास के लिए जरूरत है, सवाल 80% और 100% का नहीं है जी। सवाल ये रक्षा के लिए आपको, डिफेंस के लिए चाहिए, आपको नहर बनाने के लिए चाहिए, आपको सरकार को अपनी सड़क बनाने को चाहिए, सरकार को अपनी यूनिवर्सिटी बनाने को चाहिए, सरकार को अपना अस्पताल बनाने को चाहिए। किसानों ने कभी मना नहीं किया। लेकिन ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खेल है, पीपीपी का, इससे खतरनाक खेल कोई हुआ नहीं है। पूरे देश में, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में जहां बैठे हैं, हर जगह इसलिए किसान सड़कों पर आया। क्यों? आखिर वो जमीन दे। पब्लिक पर्पज का मतलब क्या है? यदि लेकिन इस बहस के बाद ही, जब ये बहस शुरू हुई, तो ये जो प्रस्तावित बिल है जिसको अब जीओएम ने अप्रूवल दिया है, इस बिल की शुरुआत हुई। मैं श्याम सुंदर जी उसी पे आ जी। आखिर 67% क्यों किया है? मेरा सवाल ये है। जब 80% बिल ड्राफ्ट किया गया था, बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट किया गया था। उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसमें देश का हित था, किसान का हित था, आदिवासियों का हित था, हरिजनों का हित था, तमाम उन गरीब लोगों का, इस देश के लोगों का हित मानते हुए 80% तय किया था। 20% में यह था कि उसे जिला प्रशासन, सरकार तो करती नहीं, जिला प्रशासन करता, तो वो उसको अधिग्रहण करेगा, लेकिन बाजार दर। कृष्णवीर जी, हर्षमंदर साहब के पास चलते हैं। हर्षमंदर जी, कृष्णवीर चौधरी बहुत खुश नहीं है इस बात से जो अब नया प्रावधान किया गया है, जीओएम ने जिसको अप्रूवल दिया है, और वो कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर रहे हैं कि ये रियल एस्टेट और इंडस्ट्री की लॉबी के दबाव के तहत शायद ऐसा हुआ है। जी, मैं भी मानता हूं कि जो प्रस्ताव एनईसी की तरफ से गया था उसमें एक बहुत, और जो सरकार ने प्रारंभिक तौर पे सहमत भी हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि ना सिर्फ 80% किसान पर उस जमीन पर निर्भर बाकी लोग, जैसे जो कृषि मजदूर है या बटाई पे जो काम करते हैं, सभी को पूछा जाए, उनकी सहमति हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और सहमति उनसे लेना एक लोकशाही में बहुत ज़रूरी है। और इस कारण से भी कि क्योंकि जब वो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको इस विकास में, अगर विकास योजना है तो विकास में सब लोग भागीदार हों, आप भी उससे
भागीदार हैं। मुझे लगता है कि कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अभी भी जो कानून बना है उसमें एक बड़ा जो पहले कभी नहीं था कि किसान के साथ साथ किसान मजदूर को भी पहचाना गया है पहली बार कि उसको भी कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। जो पुनर्वास है उसको एक हक के तौर पे, कानूनी हक के तौर पे शामिल किया गया है। ये भी कहा गया है कि जब ज़मीन बिक्री होगी तो हर बार अगर 10 साल तक जितनी उसकी कीमत बढ़ेगी उसका एक हिस्सा मूल जो भूमि धारक है उनको भी मिलेगा। अंशों में मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा 20 साल 30 साल तक, ताकि किसान अपनी ज़िंदगी बना सके। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बिल्कुल सही आपका कहना है कि अभी जो अंत में जो बदलाव आए हैं उससे लगता है कि किसान या जो खेतीहर मजदूर के हकों पर जो प्रारंभिक ध्यान था इस पूरे कानून के निर्माण में, अब वो काफ़ी जल्दी जो रियल एस्टेट वाले हैं, जो निजी सेक्टर के बड़े कंपनीज हैं, उनके हितों को ज़्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश अब सरकार द्वारा की जा रही है। और मुझे लगता है कि उसमें बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। और जो मूल हमारा उद्देश्य था कि इसमें जिसकी ज़मीन है और जिसके रोजगार जा रहा है उसके हकों का पूरा संरक्षण। जी हर्षमंदर जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर पंवार आपके पास आना चाहेंगे। हर्षमंदर जी भी ये बात मानते हैं और कृष्णवीर चौधरी जी भी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल का जो मकसद था वो किसान और जो खेतीहर मजदूर है जिसका रोजगार जिसकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करती है, उसको विश्वास में लेने की जरूरत है। और रिहेबिलिटेशन पर काफी जोर दिया गया था, उसको आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन एक और पहलू है, वो पश्चिम बंगाल से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि जो विकास का काम है, चाहे वो इंडस्ट्री लगाने का हो, चाहे और दूसरे काम हो जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अलग अलग राज्य सरकार चाहती है कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल पास ना होने की वजह से वो सारे काम ठप पड़े हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार को वो बैलेंस बनाना पड़ेगा? जो किया 2/3 का, ये शायद उसी बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है, वही कवायद है। लेकिन जैसा कृष्णवीर चौधरी जी ने कहा या हर्षमंदर साहब कह रहे, यदि बिल की पृष्ठभूमि में जाए तो हम लोग जिससे गवर्न होते थे वो उस एक्ट में नागरिक को सब्जेक्ट माना गया था, उसे कहीं भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया था। ये शायद 80% देने के बाद में उसे बराबरी का दर्जा देने की बात है। दूसरा मैं जो रेखांकित करना चाहता हूँ, जो उदारीकरण के बाद में हमारे पास पूंजी समस्या नहीं है, समस्या जो है वो जमीन की है, लैंड की है। किसी भी चीज को मूर्त रूप देने के लिए, किसी भी परियोजना को, तो जमीन की जरूरत होगी। विकास के रास्ते पे चलना तो जमीन हमें चाहिए, लेकिन जमीन हम छीन कर नहीं ले सकते, उसे तो हमें सहमति से ही लेना होगा। और जब सहमति होगी तो सहमति का मतलब होता है कि सब लोग उसमें बराबर के हिस्सेदार हो। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उस समय को हम एक अच्छे प्रोविजन बना के एकोमोडेट कर सकते थे। 80% का जो प्रावधान था वो समुचित था। जी, तो आप मानते हैं कि जो ओरिजिनल बिल में जो प्रावधान किया गया था वो 80% कम से कम जो उस इलाके के लोग हैं उनको विश्वास में ले जाने की जरूरत है। अमिति, आपके पास आएंगे। अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड एक्विजिशन कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ी बाधा है लैंड एक्विजिशन बिल पास ना होना, अगर इंडस्ट्री के लिहाज से विकास की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें? देखिए, लैंड एक्विजिशन बिल को लेके जो इंडस्ट्री है उनके बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, बहुत सारे डर थे। जब इसको कैबिनेट के पास आना था तब जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था बाकायदा, ये बोलते हुए कि कुछ इंडस्ट्री के एप्रीहेंशंस अभी भी बाकी हैं, जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाए। उस पर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है और इंडस्ट्री के जो एप्रीहेंशंस है उसको भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। और अगर हम अभी जो कैबिनेट ने जो पास किया है
उसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो उसमें बहुत सारे इस तरह के चेंजेस बनाए गए हैं जिसमें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू भी अकोमोडेट किया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को इतना इसके साथ प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि जो जमीन है उस जमीन को जो ओन करते हैं, हमको इंडस्ट्री को उनके भी जो राइट्स हैं उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और जो उचित दर है वो उनको देना ही चाहिए। तो उसकी वजह से अगर सरकार ने कोशिश करी है कि एक बैलेंस्ड लेजिस्लेशन लाए, तो इंडस्ट्री को इस चीज को अप्रूव करना चाहिए, खुश होना चाहिए। जी अमिति, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। कृष्णवीर चौधरी जी, अमिति भी ये बात कहती हैं कि जो अधिकार हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए, किए गए हैं, और वो कह रही हैं कि एक बैलेंस्ड विधेयक बन के सामने आ रहा है, इस पर अब एक सहमति बननी चाहिए। और जहां तक सवाल इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। अल्टीमेटली उनके इन्वेस्टमेंट के बाद, औद्योगिकरण के बिना आप कृषि पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। कृषि उस तरह का रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अगर रोजगार आपको पैदा करना है तो उसके लिए औद्योगिकरण तो आपको करना होगा, और उसके लिए जमीन की जरूरत होगी, या जो दूसरे विकास की परियोजनाएं हैं, चाहे वो हाईवेज की बात करें या और दूसरे विकास की बात करें, तो वैसे में बैलेंस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले हमें नेशनल लैंड यूज प्लान तय करना चाहिए सरकार को। जब तक हम नेशनल लैंड यूज प्लान नहीं तय करेंगे तब तक आप डेवलपमेंट किस तरीके से चाहते हैं। आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्वायर की, जहां बैठे हैं पूरा नोएडा आज से 30 साल पहले लैंड एक्वायर की, सारी जमीनें आज रियल एस्टेट और उस सब के बेची जा रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई। इसी तरीके से साथ का जिला है गाजियाबाद, आपने पूरा साइट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप। आपको नहीं लगता कि जो ये बिल का मसौदा तैयार किया गया, ये जो ड्राफ्ट बिल है, हाँ, जिसको जीओएम ने अप्रूवल दिया, उसमें ये सारे इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्रियल मॉडल हमको चाहिए, पहली बात तो हमको यह तय करनी होगी। अगर आप लार्ज इंडस्ट्री में जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर आप स्मॉल स्केल में जाएंगे उससे डेवलपमेंट होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, उससे हम सहमत हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जितना भी एक्वायर की गई लैंड है, क्या रियल एस्टेट में कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? चौकीदारी करने के लिए और लॉन में एक माली रखने के लिए एक बिजली का जनरेटर चलाने से क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? क्या इंपोर्ट करके हम माल और रियल एस्टेट के शॉपिंग मॉल में मेरी बात सुनिए, हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो देश में। 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड हर प्रदेश के अंदर है, सरकार को जानकारी है। हमें राजस्थान में चाहिए जमीन है, उत्तर प्रदेश में चाहिए जमीन है, जो गैर कृषि भूमि है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लैंड एक्विजिशन को बड़ा मुद्दा बनाया। वो केंद्र में जब तक सरकार की सहयोगी रही, उन्होंने उसको, इस बिल को पास नहीं होने दिया। वो खुद चाहती थी कि इसमें कई तरह के बदलाव आए, लेकिन ये कहा जाता है कि उनका वो पॉलिटिकल कंपल्शन था। वो रेल मंत्री भी रही सेंटर में, अभी हाल तक उनके रेल मंत्री थे, उनके अपने पार्टी के सांसद। लेकिन उन्होंने जो फैक्ट्री वहां पर प्रॉमिस की पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि जो जमीन एक्वायर होनी है, जिन शर्तों पर होनी है, वो ये लैंड एक्विजिशन बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक वो फैक्ट्री नहीं लग सकती। वो तो है एक बंगाल का मामला। इस तरह की राज्य सरकारों की परेशानियां हैं। आप इस बात को, जो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ही, श्याम सुंदर जी, ये कहा कि मैं सरकार के अधिकार को मुख्यमंत्री के नाते भूमि अधिग्रहण में अलग चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जमीन की लूट की जाए। हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो मॉडल अडॉप्ट करने जा रहे हैं उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फॉर्म किया, हमने उसमें पूरी दुनिया में 2000 है, चीन का उदाहरण 6 है कुल, लेकिन वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वहां जितना इंपोर्ट होता उतना एक्सपोर्ट करना पड़ता। हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जमीन ली, क्या हम उसमें रोजगार मुहैया कर पाए? नहीं। हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जिसके लिए चिंतित है, मैं इस बात को, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, और आपने जो कहा कि तजुर्बों से सबक सीखने की जरूरत है, उस पर भी बात करेंगे। इंडस्ट्रीज की लैंड का दुरुपयोग किया गया है पूरा। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा कृष्णवीर चौधरी जी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति बन रही है। हर्षमंदर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जब हम आपसे पहले बात कर रहे थे तो आपने कई सारी पॉजिटिव चीजें इस बिल की गिनवाई। मसलन खेतीहर मजदूर जो है उसको पहली बार स्टेक होल्डर माना गया, क्योंकि उसका भी रोजगार उस जमीन से जुड़ा होता है और उसका रोजगार जाता है, तो इसलिए उसको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसमें। इसके अलावा आपने कहा कि जो लंबे वक्त तक वन टाइम इस तरह के बहुत सारे केस दिल्ली के आसपास ही हम देख सकते हैं कि वन टाइम कॉम्पनसेशन मिला, लोगों ने पैसे खर्च कर दिए शादी ब्याह में, मकान बनाने में, और उसके बाद उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं बचे। तो कई पॉजिटिव चीजें हैं इसके, लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी इस बिल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, बहुत सारी आशंकाएं वो प्रकट कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक मतलब न्यायपूर्ण अगर तरीके से हम देखें तो उसके जो पॉजिटिव पहलू हैं, सकारात्मक पहलू हैं, उनको मानना जरूरी है। लेकिन मुझे खेद है कि जैसे वक्त गुजरता गया इंडस्ट्री के साथ जब उनके नेगोशिएशंस हुए तो धीरे धीरे इसको कुछ काफी हद तक डाइल्यूट किया गया। जो हम इनिशियली सोच रहे थे कि संतुलन सही था, किसान और मजदूर के हितों का एक तरफ और इंडस्ट्री के हितों का एक तरफ, वो पलड़ा मेरे ख्याल में भारी हो गया है इस तरफ। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे एक जो पहले प्रारूप में ये कहा गया था कि अच्छे कृषि योग्य जमीन को किसी भी हालत में अर्जित नहीं किया जाए, अब उसको डाइल्यूट किया गया है। ये कहा गया कि जो पब्लिक पर्पस है उसको घोषित, उसको समझाना जरूरी है। एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्वतंत्र तौर पे किया जाएगा। वो स्वतंत्र नहीं रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी ही पूरी तरह से हावी हैं। या ये कहा गया था कि जमीन के बदले जमीन यथासंभव दी जाएगी आदिवासियों के लिए और बाकी लोगों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। 6 गुना जो स्टैंप ड्यूटी है उसके 6 गुना स्तर पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। हम लोगों ने, डॉक्टर सक्सेना और मैंने, हम कैलकुलेट भी किया है कि अगर ये पूरा पैकेज भी ईमानदारी से लोगों को दिया जाए तब भी वो एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट का शायद 2 या 3% खर्चा ही आएगा। और इतना हमें शेयर करना तैयार होना चाहिए इंडस्ट्री को। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा उदार होना चाहिए था। सरकार को जब दोनों के बीच में संतुलन कर रहे थे तो और दृढ़ता से किसान और मजदूर के हक में खड़े रहना जरूरी था, शायद फिर ज्यादा संतोष होता। जी, लेकिन हर्षमंदर जी, आप ये नहीं मानते कि जब सरकार की भूमिका का सवाल आता है तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अलग अलग राज्यों में औद्योगिक निवेश बढ़े, उससे रोजगार के साधन पैदा हों? क्योंकि ये बात आप भी मानेंगे कि कृषि पर अब बहुत ज्यादा निर्भर आपकी आबादी नहीं रह सकती है रोजगार के लिहाज से। नहीं, मैं औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई भी भूमि अर्जन नहीं होना चाहिए, पर बहुत देर से हमने देखा है कि एक जो कमजोर है उसको बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और कई क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा खनिज है, जंगल हैं, जमीन है, वो आदिवासी क्षेत्र हैं, इसलिए आदिवासी लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि औद्योगिकरण भी हो, लेकिन लोगों के, गरीब लोगों के कंधों पे चढ़ के ना हो। और ऐसे रास्ते संभव हैं अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से रास्ता ढूंढें जहां औद्योगिकरण भी हो लेकिन गरीब लोगों के हितों से कहीं भी समझौता नहीं हो। जी, प्रोफेसर पंवार, आपके पास आना चाहेंगे। अगर इस वाले प्रावधान को छोड़ दिया जाए कि पहले 80% का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब 2/3 किसानों की सहमति की जरूरत है। कई पॉजिटिव चीजें इसमें कही गई हैं। मसलन रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी है उसको ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ये बात सही है कि हर्षमंदर साहब कह रहे हैं कि कुछ डाइल्यूट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी तक परिस्थितियां थी, जो अभी तक लैंड एक्विजिशन जिन नियमों के तहत होता था, उससे कई कदम आगे बढ़ी है सरकार इस मामले में। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये
एक जो हमारे 6 करोड़ लोगों के विस्थापित होने के बाद में और किसानों के संघर्ष करने के बाद ये इस स्थिति में हम लोग आए आजादी के 65 साल बाद में। कई प्रावधान ऐसे हैं जिनसे जो विस्थापित होंगे उन्हें काफी मदद मिलेगी आज के तुलना में। लेकिन जैसा हरसमंदर साहब कह रहे, कृष्णवीर चौधरी साहब कह रहे कि हमारा जो बेसिक जो जमीन ली जाएगी अभी, जैसा मुझे लगता है, वो औद्योगिक उत्पादन के लिए न लेकर वो शहरीकरण के लिए लिया जाएगा। और जो शहरीकरण के लिए जमीन ली जाएगी वो हमारी मल्टी क्रॉप लैंड है, जहां भी हम देखते हैं। तो वहां से जो लोग विस्थापित होंगे उनके बारे में अभी भी मुझे इस जो ये नया जो ड्राफ्ट बिल है इसमें अभी भी शंकाएं हैं। जी आपको भी शंकाएं। अमिति, अगर आपसे बात करें, हर्षमंदर कह रहे हैं कि ये जो बिल है आप बेशक इसको बैलेंस मानती हो, लेकिन उनका ये मानना है कि जो ओरिजिनल बिल में जो प्रपोजल्स दिए गए थे उनको डाइल्यूट किया गया है और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, जो कॉर्पोरेट हाउसेस की लॉबी है, वो उसके दबाव ने सरकार पर काम किया है और ये अब संतुलित नहीं है, बल्कि ये उद्योगों की तरफ झुका हुआ बिल लगता है। क्या आप ये मानती हैं और क्या आर्ग्यूमेंट है इंडस्ट्री के, क्यों उनका क्या कहना है कि लैंड एक्विजिशन बिल में वो एक्चुअली क्या चाहते हैं? वो देखिए, जब एक ग्लास में पानी आधा भरा होता है, आपको उसको आप दो तरह से देख सकते हैं कि वो या तो आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। मैं इसको आधे भरे हुए के एंगल से देखना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक हम लॉ की बात कर रहे हैं जो कि 118 साल पुराना है। पिछले 10 साल या उससे ऊपर से हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और तब जाके अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे हम चाहे हम बहुत सारे बदलाव जो हम पहले सोच रहे थे ला पाएंगे, शायद हम उतना नहीं ला पा रहे हैं, पर हम एटलीस्ट कुछ बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम अभी भी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके जो आउटस्टीज थे, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल थे, उनके बारे में बात करते हैं कि वो अभी भी दर दर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो अभी जो हम एक नया जो हम लॉ लाने की बात कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि ये जो लोग यहाँ से निकलेंगे उनको ABCD मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत कुछ हमने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि कितने एक्विजिशन के बाद ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है वो किक इन करेगा। एक्विजिशन नहीं, कितना सेल के बाद ये पैकेज किक करेगा वो स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट डिसाइड करेगा कि मल्टी क्रॉप लैंड का कितना % हम अक्वायर कर सकते हैं। स्टेट ये भी डिसाइड करेगा कि जो हम लोग 2 times मार्केट प्राइस जो हम लोग अर्बन एरियाज में देंगे और 4 times रूरल में देंगे, वो जो रोलिंग स्केल है कि कहाँ पे कितना वो होना चाहिए, वो स्टेट्स डिसाइड करेगा। ये सब हमने बहुत कुछ स्टेट्स पे छोड़ा है, बट एटलीस्ट मतलब कुछ हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में है जो कि जिसके ऊपर काम चलेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, इसको अगर और बेहतर बना सकते हैं, अगर पार्लियामेंट में डिबेट होके उसमें और कुछ चेंजेस आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हुआ है मैं उसको भी एक बड़ा स्टेप मानती हूँ। नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि पार्लियामेंट में बहस होगी और इसमें संशोधन भी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से आ सकते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, अभी भी इसको एक प्रोग्रेसिव बिल के तौर पर, एक पॉजिटिव बिल के तौर पर अमिति बता रही है कि वो है। उन्होंने मसलन जो जिस तरह से कॉम्पनसेशन की जो क्या दर होगी उसको तय करने की जो बात है, या रिहेबिलिटेशन की जो बात है, पहले से अभी कई कदम आगे सरकार बढ़ी है। बिल जो फ्रेम किया था हर्षमंदर जी, उसमें फ्रेम करने में रहे हैं, उसमें साफ लिखा था कि जो शहरी क्षेत्र में मुआवजा होगा वो 2 गुना होगा प्लस कंसोर्शियम होगा। उसी तरीके से जो गांव का क्षेत्र होगा वहां 6 गुना होगा। पूरे देश की बात हम कर रहे हैं। आखिर उसको क्लॉज को क्यों डाइल्यूट किया गया है? किसके दबाव में? ये सब लूट के लिए। और स्टेट की जो बात कही गई है, स्टेट तो पहले ही सवाल ये है कृष्णवीर चौधरी जी, स्टेट तो पहले जमीनों की लूट में लगी हुई है। उद्योगों को अगर कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, आप उसको हमेशा लूट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। क्या किया अब तक? क्या किया है? हरियाणा में क्या किया? उत्तर प्रदेश में क्या किया? पूरे एनसीआर में लूट नहीं मची तो क्या हो रहा? ये आखिर चैरिटी वर्क करता है क्या रियल एस्टेट जो है? सारी नाराजगी, सारी लूट सिर्फ रियल एस्टेट के लिए है। और ये कहना गलत है, जब तक इसमें प्रावधान नहीं होता 4 गुना और 6 गुने का, ये बिल किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा।
बिल्कुल विश्वास नहीं है। हर्षमंदर जी, बार बार कृष्णवीर चौधरी जी एक बात पर जोर दे रहे हैं कि और कंपनसेशन दो क्लॉज के बिना बेकार है जी, कि रियल एस्टेट का उनको बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर रियल एस्टेट को जमीन दे दी जाती है। क्या ये बिल इस इशू को एड्रेस नहीं करता है? नहीं, मैं मानता हूं कि जो पब्लिक पर्पस है, एक्चुअली लोगों की सहमति के बिना जमीन अर्जित करने का हक सरकार को तब होना चाहिए जब कोई जनहित शामिल हो। अब जनहित कहाँ की सीमा आप कहाँ बांधेंगे, ये बहस का मुद्दा है। अभी नोएडा में 18 मतलब हेक्टेयर का शायद कोई गोल्फ कोर्स बनाया गया। क्या ये वो जनहित में हम मानते हैं कि नहीं? किसान की कृषि योग्य मल्टी क्रॉप जमीन उसमें गई, क्या वो जनहित में था कि नहीं? ये मुद्दे मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो संतुलन का सवाल है, हमारा देश लोकशाही है। कई देश हैं जहाँ पे औद्योगिकरण, चीन जैसे देश में, जहाँ पे लोगों को आवाज उठाने का हक नहीं दिया गया है। यहाँ अच्छी बात है कि हक दिया गया है। उस आवाज को हमें, उन आवाजों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम बड़े उद्योगों की आवाज, और उसमें एक न्यायपूर्ण संतुलन लाना जरूरी है। उसमें थोड़ी और कोशिश जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि शायद हम पार्लियामेंट को इसमें कन्विंस करा पाएंगे। जी जी, हर्षमंदर जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ जी जी कंपनसेशन का जी 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 जैसा कि हर्षमंदर जी कह रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी कि अभी पार्लियामेंट का मंच बचा हुआ है। स्टूडियो में हम लोग लैंड एक्विजिशन बिल पर कोई फाइनल फैसला नहीं ले सकते। हर्षमंदर जी जैसा कह रहे हैं कि इस बिल के कई प्रावधानों पर वो, हालांकि इस बिल के ड्राफ्ट करने में वो खुद शामिल रहे हैं, उनका कहना है कि इसको कई ऐसे प्रावधान है जिनको डाइल्यूट करने की शायद कोशिश की गई है, और उनको उम्मीद है कि पार्लियामेंट के मंच पे अंततः जहां बिल डिस्कस होगा, जहां बिल को पास होना है, उम्मीद यही की जा रही है, जैसे कि हर्षमंदर जी कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक दिया गया है तो उस आवाज को सुना भी जाना चाहिए। और उम्मीद यही की जा रही है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर जब संसद में बहस होगी तो ये तमाम आशंकाएं जो प्रकट की गई हैं आज हमारे मेहमानों की तरफ से, इन आशंकाओं को एड्रेस किया जाएगा। इसी नोट पर देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। हर्षमंदर जी आपका, अमिति सिंह आपका, प्रोफेसर पंवार आप फोन लाइन पर हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे, आपका, और कृष्णवीर चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।